सुप्रभातम बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा संधि किसे कहते हैं, संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और अब हम संधि के प्रकारों में से सबसे पहले यण संधि के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यण संधि की परिभाषा पढ़ते हैं। क्या परिभाषा होती है यण संधि की? ई, उ, री, री के स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल आदेश हो जाता है असमान स्वर के परे रहने पर। तो ये हमारी यण संधि की परिभाषा है, जो क्या कह रही है कि यदि ई, उ, रील, री और इनके बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो ई, उ, रील, री के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। कब? जब ई, उ, रील, री के बाद में कोई भी असमान स्वर हो। असमान स्वर से हमारा अभिप्राय क्या होगा कि इनके समान स्वर नहीं होना चाहिए, यानी ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, उ के बाद उ नहीं होना चाहिए, री के बाद री नहीं होना चाहिए, री के बाद री नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई भी स्वर रहता है तो क्या आदेश हो जाता है? इन चारों स्वरों के स्थान पर अर्थात ई, उ, रील, री के स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल आदेश हो जाता है असमान स्वर के परे होने पर। तो हम इसे सूत्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ई या ई प्लस असमान स्वर, तो क्या आदेश हो जाएगा? य। ई या ई के बाद में यदि असमान स्वर आता है तो क्या आदेश हो जाएगा? ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। उ या उ ह्रस्व उ या दीर्घ उ, यदि दोनों में से किसी के भी बाद में असमान स्वर आता है, पहले तो क्या रहे उ या दीर्घ उ, और प्लस के बाद में कोई भी असमान स्वर रहे तो क्या हो जाएगा? उसके स्थान पर व आदेश हो जाएगा। इसके पश्चात हम देखते हैं इसी प्रकार से री या दीर्घ री, ह्रस्व या दीर्घ री के बाद में कोई भी असमान स्वर होता है तो उनके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? र आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार री या री के बाद में कोई भी असमान स्वर रहता है, री से प्लस के बाद में कोई भी असमान स्वर रहता है तो री के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ल आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या परिभाषा पढ़ी है हमने यण संधि की कि कोई भी ई, उ, रील, री के बाद में असमान स्वर के होने पर, यानी इनके समान स्वर नहीं होना चाहिए, इनके जैसा ही स्वर नहीं होना चाहिए। ई के पश्चात ई नहीं होना चाहिए, उ के पश्चात उ नहीं होना चाहिए, री के पश्चात री नहीं होना चाहिए, री के बाद ली नहीं होना चाहिए, इनके समान स्वर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई भी स्वर है, कोई भी इनसे अलग कोई भी स्वर है इसके बाद प्लस के बाद में, तो हम क्या कर देते हैं? इनके स्थान पर क्रमशः ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यण संधि की परिभाषा और सूत्र। अब हम क्या करेंगे? आगे इसको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे ई या ई को य, यानी ई या ई के बाद में यदि कोई भी असमान स्वर होता है तो उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? यह आदेश हो जाता है। तो बच्चों अब उदाहरण देखिए इसका। जैसे प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम, प्रति में क्या है? प्रति, पहला जो स्वर है हमारा, प्लस से पहले जो स्वर आ रहा है वो क्या है? प्रत के अंदर स्थित ई। तो हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रत। अब तय में से यदि हमने स्वर अलग किया तो तय हमारा कैसा हो जाएगा? आधा। ठीक है, तो प्रत और उसके बाद में ई हमने अलग किया प्लस एकम। फिर हम क्या करेंगे? प्रत। अब हमारी परिभाषा कहती है कि ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो यहाँ पर असमान स्वर क्या प्राप्त हो रहा है हमें? ए। क्या प्राप्त हो रहा है? ए प्राप्त हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? ई के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे?
यह। क्योंकि क्यों किया ई के स्थान पर यह आदेश? क्योंकि ई के बाद हमारे असमान स्वर हमें प्राप्त हो रहा है और असमान स्वर होने के कारण ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। और अगला जो चरण हमने लिया वो क्या लिया? प्रत प्लस ई के स्थान पर यह प्लस एकम। और अब हम क्या करेंगे? अब ये जो यह है ये इसको इसमें जोड़ देंगे। प्र तय आधा है और यह भी आधा है प्लस एकम। ठीक है, फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तब क्या बनाएंगे? प्र तय य में ए जोड़ देंगे। य में ए जोड़ेंगे और ए जोड़ने के कारण ये क्या बन जाएगा हमारा? ये कै मैं। और शब्द हमारा बन गया प्रत्येकम। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। अभी प्लस उदय। दूसरा उदाहरण हमारा क्या होगा? अभी प्लस उदय। अभी प्लस उदय में उसी प्रकार से हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्वर को अलग करेंगे। तो स्वर अलग करने पर हमें क्या होगा? अ भय। भय हमारा कैसा हो जाएगा? आधा और ई। इसे हमने ई को अलग कर दिया। अ भय ई प्लस उदय का उदय हो जाएगा। दूसरा, अब हम क्या देखेंगे कि हमें ई तो मिल रहा है। पहले तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ई। और ई के बाद क्या है? उ। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है कि यदि ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो, यानी इनके समान स्वर, अगर यहाँ पे ई ही होता तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाती? दीर्घ संधि हो जाती, ना कि यण संधि। क्योंकि समान स्वर के होने पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। लेकिन यहाँ पर हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ई या ई के बाद यदि कोई भी असमान स्वर होता है तो वहाँ पर यण संधि हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ ई के बाद क्या प्राप्त हो रहा है? हमें उ प्राप्त हो रहा है। तो हम ई के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे? यह। तो अब ई के स्थान पर यह प्लस उदय। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। अ आधा भय और यह भी आधा प्लस उदय। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा शब्द हमारे पास? अ भय य में उ जोड़ने से यह पूरा हो जाएगा और यू बन जाएगा। ठीक है, और द य शब्द हमारा क्या बन जाएगा? अभ्युदय। अभ्युदय। इसी प्रकार से अगला उदाहरण हम देखते हैं। यदि प्लस अपि। अगला उदाहरण हमारा क्या है? यदि प्लस अपि। अब यदि में भी हमारे पास कौन सा स्वर है? ई। हमने स्वर को अलग किया। यद ई अपि। यद ई के स्थान पर यह क्यों होगा ई के स्थान पर? क्योंकि ई के बाद में असमान स्वर है और असमान स्वर होने के कारण ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? यह प्लस अपि। अब हम यह द और यह इन तीनों को जोड़ देते हैं तो शब्द हमारे पास बनेगा यद। अब बच्चों एक चीज़ पे ध्यान देना कि हमेशा जब द और यह को जोड़ते हैं तो हमें इस प्रकार से द वर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, और त और र को जब जोड़ते हैं तो हमें कौन सा वर्ण प्राप्त होता है? कौन सा स्वर प्राप्त होता है? कौन सा वर्ण प्राप्त होता है? त्र। त और र को जोड़ने पर त्र प्राप्त होता है। द और य को जोड़ने पर द प्राप्त होता है। ठीक है, तो यद प्लस अपि। यद और अपि को जोड़ेंगे तो जो द हमारा यद का जो द आधा है यह ए को जोड़ने के कारण पूरा हो जाएगा और शब्द हमारा बन जाएगा यद्यपि। इसी प्रकार से अगला उदाहरण हम देखते हैं। इति प्लस आदि। इसमें भी हमारे पास कौन सा स्वर है? इत। तय में से ई को अलग किया, शब्द हमारा रह गया तय आधा। इत और ई प्लस आदि। इत ई के स्थान पर यह क्यों? क्योंकि ई के बाद में असमान स्वर है तो यह प्लस आदि। इसी प्रकार इनको जोड़ा तो शब्द बना हमारा इत्य प्लस आदि और दोनों को जोड़ने पर इत्य और आदि को जोड़ने पर शब्द हमारा बना इत्यादि। अगला उदाहरण हम देखते हैं। इसी प्रकार से सुधि प्लस उपास्य। सुधि प्लस उपास्य तो सुध ध में से ई को अलग किया तो हमारे पास क्या बचा?
शुद्ध ध आधा हो जाएगा ई। यहाँ पर हमें कौन सी ई प्राप्त हुई है? दीर्घ ई। कौन सी ई प्राप्त हुई है? दीर्घ ई प्लस उपास्य। शुद्ध ई के स्थान पर अब ई चाहे हमारे ऋषभ हो चाहे दीर्घ हो, यदि उसके बाद में कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? य प्लस उपास्य। अब हमने इन्हें जोड़ा तो शब्द हमारा बना सु आधा ध। आधे ध को इस तरीके से दर्शाया हमने जोड़ने पर और य पे हलंत लगा दिया और शब्द हमारा बना शुद्ध प्लस उपास्य। और शुद्ध के साथ में उपास्य को जोड़ेंगे तो य में उ जोड़ने से यह हमारा क्या बन जाएगा? यू। य में उ की मात्रा जोड़ेंगे और शब्द हमारा बनेगा यू। और पूरा शब्द जब हम इसे मिला के बनाएंगे तो क्या शब्द बनेगा हमारा? शुद्ध्युपास्य। उ को य में जोड़ दिया और पास्य को ऐसे कैसे लिख दिया और शब्द हमारा बन जाएगा शुद्ध्युपास्य है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे जो यण संधि है उसके ई या ई के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? यह आदेश हो जाता है। इसके उदाहरण हो गए हैं। अब हम अगले उदाहरण देखेंगे। उ या उ के बाद यदि वह हो तो उ या उ के बाद यदि कोई भी असमान स्वर हो तो क्या आदेश हो जाता है? उ या उ को वह आदेश हो जाता है। उ या उ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो उ के या उ के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? ऋषि उ या दीर्घ उ के स्थान पर वह आदेश हो जाता है। इसे भी हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है अन्वय। अन्वय अन्वय का हमने संधि विच्छेद किया, हमें प्राप्त हुआ अनु प्लस अय। अनु प्लस अय। अब हम इसमें देखेंगे अनु में कौन सा स्वर है? अन। और न में कौन सा स्वर है? उ। अन उ प्लस अय। अन उ प्लस अय। ठीक है। अब हमारी परिभाषा क्या कहती है कि उ या उ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो यहाँ पर असमान स्वर क्या प्राप्त हो रहा है? हमें अ प्राप्त हो रहा है। ठीक है। उ के बाद हमें कौन सा असमान स्वर प्राप्त हो रहा है? अ प्राप्त हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इस उ के स्थान पर क्या आदेश होगा? वह। क्या आदेश होगा? वह। कि उ या उ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो उसके स्थान पर वह आदेश हो जाता है। तो अन और उ के स्थान पर आदेश किया हमने वह प्लस अय। आगे हमने इन्हें जोड़ा और शब्द हमारा बनेगा अन्व प्लस अय। और ये न आधा था इसलिए आधा लिखा हमने। वह, यहाँ कोई स्वर आगे कोई और शब्द नहीं है, कोई वर्ण हमारे पास नहीं है तो हमने वह को हलन से दर्शाया। जब हम अन्व और अय को जोड़ेंगे तो वह में अ जुड़ने से वह कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा और शब्द हमारा बनेगा अ। न हम ऐसे कैसे लिख देंगे? वह में अ जोड़ने पर वह पूरा हो गया और यह, और शब्द हमारा बन गया अन्वय। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं उदाहरण। मधु प्लस अरि। मधु प्लस अरि। मधु में कौन सा स्वर है? उ। मध उ प्लस अरि। उ के बाद में कौन सा स्वर है? ए। कौन सा स्वर है उ के प्लस में? ए। और हमारी परिभाषा क्या कहती है कि यदि उ के बाद में कोई भी असमान स्वर है तो उ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? वह। तो आगे मध और उ के स्थान पर वह प्लस अरि। इन्हें हम जोड़ेंगे, शब्द हमारा बना मध्व प्लस अरि। मध्व वह आधा है, इसमें अ जुड़ेगा। अ जुड़ेगा तो ये वह कैसा हो जाएगा हमारा? पूरा और रीह, और शब्द हमारा बन जाएगा मध्वरीह। ऐसे ही धातु प्लस आदेश। धातु प्लस आदेश। धातु में भी कौन सा स्वर है? उ प्लस आदेश। उ के बाद में कौन सा स्वर है? असमान स्वर है।
ऊ के समान स्वर नहीं है। ऊ के समान स्वर होता तो कौन सी संधि होती, हमने पहले भी बात की है, कौन सी संधि होती, दीर्घ संधि होती। लेकिन यहाँ पर हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए। और ऊ के बाद असमान स्वर होने के कारण ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, व आदेश हो जाएगा। तो धात व प्लस आदेश। अब धात व को जोड़ेंगे हम, त आधा व को हमने अलंत से दर्शाया प्लस आदेश। अब धात्व और आदेश को जोड़ेंगे। धात आदेश का आ व में जुड़ेगा तो व कैसा हो जाएगा पूरा, और क्या बन जाएगा वा। धात्वा देश है, धात्वा देश है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है हमारा गुरु प्लस आज्ञा। गुरु प्लस आज्ञा। गुरु में कौन सा स्वर है, ऊ, तो हमारा वर्ण विच्छेद करेंगे इसका, तो क्या होगा गुर प्लस ऊ प्लस आज्ञा। ऊ के बाद असमान स्वर है, इसलिए ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, व प्लस आज्ञा। अब इन शब्दों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गु र। आधा र हम कहाँ लगाते हैं, ऊपर की साइड, और व में आ जुड़ा वा र, आधा र हो गया ऊपर, गुरुवा और ज्ञा, और शब्द हमारा बन गया गुरुवाज्ञः। अगला शब्द है हमारा सु प्लस आगतम। सु में कौन सा स्वर है, ऊ, तो स में, सु में से ऊ को अलग करेंगे, शब्द हमारा बनेगा स ऊ प्लस आगतम। ऊ के स्थान पर असमान स्वर होने के कारण यहाँ यण संधि होगी, और ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, व आदेश होगा। तो स व प्लस आगतम। अब स और व को जोड़ेंगे सबसे पहले, तो क्या बनेगा आधा स, और व भी आधा है, लेकिन इसे हम किससे दर्शाएंगे, हलन से, प्लस आगतम। और अब हम इन दोनों शब्दों स्व प्लस आगतम को जोड़ेंगे, व में आ जुड़ जाएगा, व हमारा वा बन जाएगा, और शब्द हमारा बन जाएगा स्वागतम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हो गए यण संधि में ई और ऊ के उदाहरण। यानी हमारी यण संधि की जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि यदि ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो क्या आदेश हो जाएगा, ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। और ऊ या ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, वह आदेश हो जाएगा। तो ये हमने ई और ऊ के कुछ उदाहरण देखे यण संधि के। अब अगले उदाहरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।